नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। हमारे पास आज के अखबारों से निकाले गए 5 एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आज हम खबरों की सतह के नीचे उतरेंगे। मतलब अक्सर जो हेडलाइंस में दिखता है, असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और आप कह सकते हैं दिलचस्प होती है। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि वो जवाब सही क्यों है और उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे इतिहास के बंद कमरों में लिए गए फैसले, अर्थव्यवस्था के चौंकाने वाले आंकड़े और कानून की बारीकियां असल में एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो चलिए आज की हमारी इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाता है, जहां जीवन और मौत से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा सामने आया है। सवाल लिविंग विल और पैसिव यूथनेजिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर है। इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमें परखना है। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार राइट टू डाई विद डिग्निटी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, लिविंग विल एक तरह का एडवांस्ड मेडिकल निर्देश है, जिसमें कोई व्यक्ति पहले से बता देता है कि अगर वो कभी लाइलाज कोमा में चला जाए तो उसे लाइफ सपोर्ट पे न रखा जाए। और तीसरा, हाल ही में कोमा में पड़े एक मरीज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेजिया की इजाजत देने से पहले मरीज की जांच के लिए एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। तो इन तीनों में से कितनी बातें सही हैं? ये एक ऐसा मामला है जहां मजे की बात है कि तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। पहला स्टेटमेंट जो राइट टू डाई विद डिग्निटी की बात करता है, वो 2018 के कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस का एक ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, उसी तरह गरिमा के साथ इस दुनिया से जाने का भी अधिकार होना चाहिए। और इसे अनुच्छेद 21 का ही हिस्सा माना गया। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 21 का हिस्सा। और ये लिविंग विल का कॉन्सेप्ट, ये तो काफी नया लगता है। क्या ये भारत में कानूनी तौर पर मान्य है? जी, उसी 2018 के फैसले ने इसे कानूनी मान्यता दी। आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इसकी एकदम सटीक परिभाषा है। इसे आप एक तरह की वसीयत समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी की नहीं बल्कि अपने मेडिकल ट्रीटमेंट की वसीयत है। ये आपको तब आवाज देती है जब आप खुद बोलने की हालत में नहीं होते। अच्छा। और तीसरा स्टेटमेंट एक ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ा है, जहां नोएडा के एक अस्पताल के मामले में कोर्ट ने प्रक्रिया पर जोर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे फैसले हल्के में नहीं लिए जा सकते। एक मेडिकल बोर्ड की जांच जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जवाब है सी, तीनों कथन सही हैं। ये तो प्रीलिम्स के लिहाज से हुआ, लेकिन अगर मेंस परीक्षा की बात करें तो ये टॉपिक सिलेबस में कहाँ फिट बैठता है? ये तो सिर्फ कानून का सवाल नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ कानून का सवाल है ही नहीं। जीएस पेपर 2 में तो ये सीधे सीधे मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की भूमिका से जुड़ता ही है, लेकिन इसका असली मजा जीएस पेपर 4 यानी नीतिशास्त्र एथिक्स में है। एथिक्स में कैसे है? सोचिए, एक केस स्टडी दी जा सकती है जिसमें एक परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है, मरीज सालों से कोमा में है और डॉक्टर कहते हैं कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में लिविंग विल ना होने पर क्या करना नैतिक रूप से सही है? यहाँ डॉक्टर, परिवार और समाज सबके लिए एक नैतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। सही कहा। इसमें सिर्फ मरीज और डॉक्टर का ही सवाल नहीं है, बल्कि परिवार की भावनात्मक और आर्थिक स्थिति और समाज के नैतिक मूल्यों जैसे कई और पहलू भी जुड़ जाते हैं। ये इसे एक बहुत ही जटिल केस स्टडी बनाता है। अब इसी जटिलता से एक और विषय की तरफ बढ़ते हैं जो इतिहास से जुड़ा है। जिस तरह कानून की व्याख्या सतह पर कुछ और गहराई में कुछ और होती है, वैसे ही इतिहास में भी जो हमें पढ़ाया जाता है, पर्दे के पीछे की कहानी अक्सर उससे अलग होती है। और हमारा अगला सवाल ठीक इसी बात पर है। ये सवाल है 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बारे में। ये वो समय था जब ये लगभग तय था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बनेगा। तो 3 स्टेटमेंट्स है। पहला, ये तय था कि 1946 में चुनेगा कांग्रेस अध्यक्ष को ही वाइसराय अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। ठीक है। 15 में से ज्यादातर प्रांतीय कांग्रेस समितियों माने पीसीसीज ने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ाया था। और तीसरा, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो आचार्य जीबी कृपलानी अकेले सदस्य थे जिन्होंने नेहरू के नाम का प्रस्ताव रखा। तो इनमें से क्या सही है? ये सवाल इतिहास की उन गलियों में ले जाता है जहां कई बड़ी बड़ी धारणाएं टूट जाती हैं। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन जो सबसे जरूरी है वो पूरी तरह से गलत है। 1 मिनट, ये तो चौंकाने वाली बात है। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि नेहरू उस समय सबसे लोकप्रिय नेता थे, तो जाहिर है कि ज्यादातर समितियां उन्हीं का नाम लेती।
क्या ये सच नहीं है? यही तो वो पर्दा है जिसके पीछे की कहानी कुछ और है। सच तो ये है कि 15 मई से 12 प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव दिया था। 12 ने? हाँ, 12 ने। नेहरू का नाम किसी भी एक समिति ने आगे नहीं बढ़ाया था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे कई स्रोतों ने दर्ज किया है। तो फिर नेहरू अध्यक्ष कैसे बने? यहीं पर तीसरा स्टेटमेंट काम आता है ना? बिल्कुल। कहानी ये है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पटेल से अपना नाम वापस लेने का अनुरोध किया। जब वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए जेबी कृपलानी ने नेहरू के नाम का प्रस्ताव रखा और बाकी सबने पटेल सहित इस पर सहमति दे दी। अच्छा। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि अध्यक्ष को ही सरकार बनानी थी, और तीसरा भी सही है कि कृपलानी ने नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसलिए सही जवाब हुआ बी, केवल 2 कथन सही हैं। वाह, ये तो दिखाता है कि कितने बड़े फैसले बंद दरवाजों के पीछे सहमति और कभी-कभी किसी एक व्यक्ति की इच्छा से लिए जाते थे। मेंस के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? ये जीएस पेपर 1 में स्वतंत्रता के बाद का भारत और सत्ता का हस्तांतरण के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस दौर की राजनीति, व्यक्तित्वों के टकराव और गांधी जी की भूमिका को समझने की खिड़की है। इससे सवाल बन सकता है कि इस एक फैसले ने आज़ादी के बाद भारत की दिशा को कैसे प्रभावित किया। पटेल और नेहरू के बीच की ये राजनीतिक खींचतान हमें दिखाती है कि कैसे बड़े फैसले अक्सर पर्दे के पीछे लिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी हो रहा है, खासकर जब हम चीन के व्यापारिक आंकड़ों को देखते हैं। सतह पर जो दिखता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो हमारा अगला सवाल चीन के ट्रेड सरप्लस पर है। 3 बातें कही गई हैं। पहली, व्यापार अधिशेष या ट्रेड सरप्लस तब होता है जब किसी देश का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा हो। दूसरी, अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि चीन का ट्रेड सरप्लस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। और तीसरी, चीन इस साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस दर्ज करने वाला है, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट। पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ट्रेड सरप्लस की परिभाषा वही है और चीन वाकई एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जो आज तक किसी देश ने नहीं बनाया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो इसकी वजह बता रहा है वो 180 डिग्री गलत है। मतलब वजह घरेलू खपत बढ़ना नहीं बल्कि घटना है? एग्जैक्टली। वजह है कमजोर घरेलू मांग। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब है कि लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि आर्थिक आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। सतह पर $1 ट्रिलियन का सरप्लस चीन की बहुत बड़ी कामयाबी लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कमजोर घरेलू मांग एक चिंता का विषय है। अच्छा। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर संकट में है। लोगों का अर्थव्यवस्था पर भरोसा कम है, इसलिए वो पैसा खर्च करने के बजाय बचा रहे हैं। जब देश में सामान नहीं बिकता तो कंपनियां उसे बाहर के बाजारों में बेचती हैं, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है। नतीजा एक रिकॉर्ड तोड़ ट्रेड सरप्लस। मतलब ये ताकत की नहीं बल्कि एक तरह की अंदरूनी कमजोरी की निशानी भी हो सकती है। तो इसका उत्तर भी बी हुआ, केवल 2 सही हैं। ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए तो एक हॉट टॉपिक होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए इसके कितने आयाम हैं। पहला, चीन का इतना ज्यादा एक्सपोर्ट भारत जैसे देशों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे प्रभावित करेगा। दूसरा, क्या अमेरिका और यूरोप इससे निपटने के लिए संरक्षणवादी नीतियां यानी टैरिफ्स वगैरह बढ़ाएंगे। और तीसरा, क्या यह दिखाता है कि दुनिया अभी भी चीन की फैक्ट्रियों पर कितनी ज्यादा निर्भर है। ये सब मेंस के लिए बेहतरीन सवाल हैं। एक बड़े आर्थिक सिस्टम के इन छुपे हुए पहलुओं से अब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक ऐसे ही सिस्टम की तरफ चलते हैं जिसकी बारीकियों पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, हमारी वोटर लिस्ट। सवाल चुनाव आयोग और इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूचियों से जुड़ा है। पहला स्टेटमेंट, भारत का चुनाव आयोग कुछ राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया, जिसे स्पेशल समरी रिवीजन या एसएसआर कहते हैं, उसकी डेडलाइन बढ़ा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ एक संदिग्ध पड़ोसी की शिकायत पर किसी वोटर का नाम लिस्ट से नहीं हटा सकता जब तक कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ खुद जाकर उसकी जांच ना कर ले। और तीसरा, ये जो स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया है, ये हर 5 साल में आम चुनाव से ठीक पहले होती है। यहाँ भी जवाब है बी, यानी केवल 2 कथन सही हैं। पहला और दूसरा कथन पूरी तरह से सही हैं।
चुनाव आयोग को ये शक्ति है कि वो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एसएसआर की समय सीमा बढ़ाए, जैसा उसने हाल ही में किया भी। और दूसरा स्टेटमेंट तो हर वोटर के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। यानी सिर्फ एक पड़ोसी की शिकायत पर मेरा नाम लिस्ट नहीं कर सकता, ये तो बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट देने का अधिकार बहुत कीमती है, उसे इतनी आसानी से नहीं छीना जा सकता। एक तय प्रक्रिया है, बीएलओ को भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही होगा। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? ये रिवीजन हर साल नहीं होता क्या? यही तो बात है। स्टेटमेंट कहता है कि ये 5 साल में एक बार होता है, जबकि एसएसआर आमतौर पर एक सालाना प्रक्रिया है। सोचिए, वोटर लिस्ट एक जीवित दस्तावेज की तरह है, ये स्थिर नहीं रह सकती। सही बात है। हर साल लाखों युवा 18 साल के होते हैं, कुछ लोगों का देहांत हो जाता है और कई लोग एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। अगर हम इस लिस्ट को हर साल अपडेट ना करें तो ये बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाएगी और लाखों लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो ये एसएसआर वोटर लिस्ट का सालाना हेल्थ चेकअप है, न कि 5 साल में होने वाला कोई बड़ा ऑपरेशन। सालाना हेल्थ चेकअप, ये बढ़िया एनालॉजी है। तो ये जीएस पेपर 2 का एक को टॉपिक हो गया, चुनाव आयोग और चुनावी सुधार। जी, इससे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं, जैसे मतदाता सूचियों को 100% शुद्ध कैसे बनाया जाए, या चुनाव आयोग की स्वायत्ता को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ये सब बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे हैं। वोटर के अधिकार से अब हम एक ऐसे अधिकार पर आते हैं जो तब सामने आता है जब किसी व्यक्ति पर देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई गंभीर आरोप लगता है। हमारा आखिरी सवाल यूएपीए कानून और त्वरित सुनवाई के अधिकार यानी राइट टू अ स्पीडी ट्रायल पर है। इसके 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, सीआरपीसी की धारा 436A कहती है कि अगर कोई विचाराधीन कैदी अपनी अधिकतम सजा का आधा समय जेल में गुजार चुका है तो उसे रिहा कर देना चाहिए, और ये प्रावधान यूएपीए के आरोपियों पर भी लागू होता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर सरकार किसी केस में तेजी से सुनवाई नहीं कर पा रही है तो सिर्फ यूएपीए के कड़े जमानत प्रावधानों के आधार पर किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। और तीसरा, कोर्ट ने फिर दोहराया कि बिना स्पीडी ट्रायल के किसी को जेल में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के संतुलन का एक क्लासिक केस है। यहाँ भी सिर्फ 2 कथन सही हैं, लेकिन इस बार पहला कथन गलत है। बिल्कुल। और यही इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति यूएपीए के तहत आरोपी है और मुकदमा 10 साल तक चलता है तो वो 5 साल जेल में बिताने के बाद भी स्वतः जमानत का हकदार नहीं होगा, जबकि किसी और कानून के तहत आरोपी को ये हक मिल सकता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और यही इस कानून को इतना सख्त बनाता है। यूएपीए कानून में एक खास प्रावधान है जो सीआरपीसी की धारा 436A के इस लाभ को यूएपीए के आरोपियों पर लागू होने से रोकता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी लेकिन है, इसी के काट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी और तीसरी बात कही है जो दोनों सही हैं। तो कोर्ट एक तरह से संतुलन बना रहा है। एकदम सही। दूसरा स्टेटमेंट कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन को दिखाता है। कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, कानून सख्त है, जमानत मिलना मुश्किल है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार पर भी है कि वो मुकदमे को जल्दी चलाए। अगर सरकार ही सुनवाई में सालों लगा रही है तो वो आरोपी को हमेशा के लिए जेल में रखने के लिए यूएपीए का बहाना नहीं बना सकती। अच्छा। और तीसरा स्टेटमेंट तो भारतीय न्याय व्यवस्था का एक स्थापित सिद्धांत है कि स्पीडी ट्रायल अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, इसे छीना नहीं जा सकता। तो सही जवाब फिर से बी हुआ, केवल 2। ये टॉपिक तो मेंस के लिए बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण होगा। ये जीएस पेपर 2 में मौलिक अधिकारों और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। सवाल ये बन सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाए गए कड़े कानूनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक उचित संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यहीं पर एक अभ्यर्थी के विश्लेषण करने की क्षमता का टेस्ट होता है। तो आज हमने 5 अलग-अलग खबरों के जरिए राजव्यवस्था, इतिहास और अर्थव्यवस्था की परतों को खोला। हमने देखा कि जो दिखता है वो आधा सच भी नहीं होता, चाहे वो नेहरू पटेल का मामला हो, चीन का ट्रेड सरप्लस हो या यूएपीए कानून की बारीकियां हों। और यही सिविल सेवा परीक्षा की असली मांग है। सिर्फ तथ्य रटना काफी नहीं है,
आपको उन तथ्यों के पीछे की कहानी, उनके बीच के कनेक्शन और उनके गहरे मतलब को समझना होगा। हर खबर किसी बड़े कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती है। बिल्कुल। और आज की चर्चा एक विचारणीय प्रश्न को जन्म देती है। सूचना और ज्ञान में क्या फर्क है? आज हम सूचना के महासागर में तैर रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में ज्ञानी हो रहे हैं? शायद ज्ञान का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों और कैसे हुआ। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।